हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित शर्मा। आज हम बात करेंगे कोविड के ख़िलाफ़ लगने वाली वैक्सीन के बारे में। जब बात कोविड के ख़िलाफ़ वैक्सीन लगने की आती है तो शायद एक सवाल है जो आप सभी के मन में ज़रूर आया होगा कि कौन सी वैक्सीन बेस्ट है। अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो आप कोवैक्सीन लगवाना चाहेंगे या आपको कोविशील्ड लगवानी चाहिए, या फिर आपको रशिया के स्पुतनिक वी या फाइजर का इंतज़ार करना चाहिए, या इनमें से कौन सी वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट सबसे कम हैं। तो आपके जो भी सवाल हैं वैक्सीन को लेके वो मैं इस वीडियो में आज क्लियर करूंगा। तो जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिए। तो शुरुआत करते हैं साइड इफ़ेक्ट के सवाल से। किस टाइप के साइड इफ़ेक्ट कॉमनली देखने को मिलते हैं? जब हम कोई भी इंजेक्शन लगवाते हैं तो जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहाँ पे थोड़ा सा पेन होता है, थोड़ी सी स्वेलिंग होती है, इसे लोकल साइड इफ़ेक्ट कहते हैं। और दूसरा साइड इफ़ेक्ट होते हैं सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें आपको थोड़ा सा फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, थोड़ा सा टायर्ड फील कर सकते हैं, या मसल्स पेन हो सकता है। ऐसा सिर्फ ओनली 1 या 2 दिन तक होता है, उसके बाद ही नॉर्मल ठीक हो जाता है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के पहली डोज के साथ साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा रहता है और दूसरी डोज के साथ साइड इफ़ेक्ट काफ़ी कम रहता है, और ये साइड इफ़ेक्ट ओनली 10 से 35% लोगों में ही दिखाई देता है। वैसे जो ये सारी वैक्सीन है दोस्तों, उसके काम करने के बेसिस पे इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। जो पहली कैटेगरी है वो है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जैसे कि हमारी कोवैक्सीन। एक वायरस को लैब में बनाया जाता है और उस वायरस को ट्रीट किया जाता है केमिकल से, जिससे कि ये इनएक्टिवेटेड हो जाता है। उसके बाद ये आपके लिए हार्मफुल नहीं रहता। फिर इस वायरस को एज अ वैक्सीन यूज़ किया जाता है, इससे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को। दूसरा है वायरल वेक्टर वैक्सीन। दोस्तों, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारत में ज़्यादातर लोगों को इसी कैटेगरी की वैक्सीन लग रही है। तो हमें पता होना चाहिए जो हम वैक्सीन लगवा रहे हैं या हम लगवा चुके हैं वो एक्चुअली में काम किस तरीके से करती है। कोविशील्ड और रशिया की स्पुतनिक वी दोनों ही इसी कैटेगरी में आती है। एग्जाम्पल कोविशील्ड का लेते हैं। कोविशील्ड में एक चिंपैंजी का एडिनो वायरस लिया जाता है और इस चिंपैंजी के एडिनो वायरस से हटाया जाता है उसका जेनेटिक कोड, और उस जेनेटिक कोड की जगह SARS-CoV-2 का जेनेटिक कोड डाला जाता है। मैं आपको बता दूं, SARS-CoV-2 वही वायरस है जो कोविड-19 में होता है। तो एक चिंपैंजी वायरस जिसके अंदर है SARS-CoV-2 का जेनेटिक कोड, ये आपकी बॉडी में जाके वैक्सीन की तरह काम करता है। इसे कहा जाता है वायरल वेक्टर वैक्सीन। रशिया की स्पुतनिक वी भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, लेकिन यहाँ पे चिंपैंजी एडिनो वायरस की जगह ह्यूमन एडिनो वायरस यूज़ किया जाता है। इसलिए लोग कोविशील्ड से ज़्यादा स्पुतनिक वी को प्रीफर कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इंडिया में स्पुतनिक वी आ चुकी है और इसका वैक्सीनेशन भी चालू हो चुका है। इंडिया में इसकी डोज लगनी चालू हो चुकी है। तीसरी कैटेगरी आती है mRNA वैक्सीन, जैसे कि फाइजर और मॉडर्ना। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के बारे में बताया था। कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन होता है, इन स्पाइक प्रोटीन में से mRNA लिया जाता है और इसी mRNA से वैक्सीन बनती है। एक और बड़ा सवाल है जो लोग पूछते हैं कि मैं कौन सी वैक्सीन लूँ। अगर आपके पास ऑप्शन है कोवैक्सीन या कोविशील्ड का, या फिर आप सोचते हैं फाइजर या मॉडर्ना का वेट करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, आपके पास चॉइस नहीं है चूज़ करने की, क्योंकि भारत में अगर ये वैक्सीन आती भी है तो अगस्त और सितंबर से पहले आने की इसकी कोई उम्मीद नहीं है। बट अभी के टाइम के हिसाब से आपको जो भी वैक्सीन मिल रही है वो वैक्सीन ले लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम सोचें रिलेटिव एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं वैक्सीन के, सो कोवैक्सीन के 2 डोज लेने होते हैं और इनके बीच का टाइम 4 से 5 वीक का डिफरेंस होना चाहिए, और वैक्सीन का पूरा असर 6 वीक बाद होगा, जब वैक्सीन बॉडी में पूरी तरीके से इम्यूनाइज हो जाएगी। उसके बाद प्रोटेक्शन स्टार्ट होगा। डाटा के हिसाब से कोवैक्सीन 81% प्रोटेक्शन देती है आपको कोरोना वायरस से।
और बात करें कोविशील्ड की, तो कोविशील्ड वैक्सीन के पहले डोज से ही 70% प्रोटेक्शन मिलता है और दूसरी डोज को थोड़ा डिले करके लेने से उसका असर ज़्यादा रहता है। उसका असर दूसरी डोज के में डिफरेंस 8 से 12 हफ्तों का होना चाहिए। देन ये वैक्सीन 80 से 85% तक आपको प्रोटेक्शन देगी कोरोना वायरस से। एक और बड़ा सवाल जो लोगों के मन में आ रहा होगा कि बच्चों को भी वैक्सीन देनी चाहिए। ये जो 18 साल की एज लिमिट सेट कर रखी है, 17 साल 16 साल के बच्चों को क्या होगा और उनसे भी छोटे बच्चों को क्या होगा? क्या उन्हें कोरोना हो सकता है? क्या उनको भी वैक्सीन देनी चाहिए या नहीं? तो मैं आपको बता दूं, वैक्सीन तो सभी को लेनी चाहिए, बच्चों को भी लेनी चाहिए, बट अभी तक गवर्नमेंट रूल के हिसाब से वैक्सीन को लाइसेंस 18 साल के लोगों से ज़्यादा वाली एज को ही दिया गया है। बाकी फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन की टेस्टिंग बच्चों पे भी की गई है और अच्छी तरीके से काम कर रही है ये वैक्सीन। अगर हम बात करें उन लोगों की जिनको प्रॉब्लम है डायबिटीज़, अस्थमा और ब्लड प्रेशर की, तो उनको भी वैक्सीन लेनी चाहिए। वैक्सीन नहीं लेने की ओनली एक ही कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। अगर आपने पहली डोज ली है और उस डोज के बाद आपको रिएक्शन हुआ है तो दूसरी डोज नहीं लेनी चाहिए। रिएक्शन जैसे कि एलर्जी या एनाफिलैक्सिस या ऐसी कोई भी बात जो आप वैक्सीन से रिलेट कर सकें। जिन लोगों का ट्रांसप्लांट हुआ है या जिन लोगों की कीमोथेरेपी चल रही है या कीमोथेरेपी हो चुकी है, उनको भी वैक्सीन लेनी चाहिए, बट डॉक्टर की सलाह के साथ, डिपेंड ऑन पेशेंट सिचुएशन। दोस्तों, एक और बहुत बड़ा सवाल है जो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़ कर रहा है कि प्रेग्नेंट वुमेन को ये वैक्सीन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब वैक्सीन ये ऑथराइजेशन यूज, रिस्ट्रिक्टेड यूज और इमरजेंसी यूज के साथ लाइसेंस हुई थी, तो उस वक्त कहा गया था कि प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट ब्रीडिंग कर रही वुमेन को ये वैक्सीन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन उनमें टेस्ट नहीं हुई है। और आज हमारे पास CDC का डाटा है, फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन के साथ ये वैक्सीन 35,000 वुमेन्स को दी गई है और अभी तक उनमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा है इतने टाइम के बाद भी। एक सवाल और है, ये जो न्यू स्ट्रेन आ रहा है साउथ अफ्रीका और UK से इंडिया में, तो क्या ये वैक्सीन इन सभी पर भी काम करेगी क्या? तो मैं आपको बता दूं, अभी तक के CDC के डाटा के हिसाब से दोनों डोज लेने के बाद ये वैक्सीन काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन दे रही है इन सभी तरह के न्यू स्ट्रेन वायरसों के खिलाफ। क्या होगा तब जब आपने पहले डोज लिए है और फिर आपको इन्फेक्शन हो गया? तो अगर आपको वैक्सीन के बाद भी इन्फेक्शन हो जाए तो सिम्टम्स ज़्यादातर माइनर ही रहेंगे या फिर सिम्टम्स नहीं होंगे, लेकिन आपको दूसरी डोज इंतज़ार करके ही लेना चाहिए। बिकॉज हमारी गवर्नमेंट कहती है इन्फेक्शन से रिकवर होने के 2 हफ्ते बाद ही दूसरी डोज लेनी चाहिए। अगर इन्फेक्शन हुआ है और आपने वैक्सीन ले ली है तो इसका कोई असर नहीं होगा, वैक्सीन काम नहीं करेगी। अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं और आपने वैक्सीन की अपॉइंटमेंट ले रखी है तो आप उसे पोस्टपोन करके रिकवर होने के बाद ही उस वैक्सीन को लें, अदरवाइज वो वैक्सीन काम नहीं करेगी। दोस्तों, WHO का रिकमेंडेशन है, अगर वैक्सीनेशन शॉर्टेज है तो आप 5 से 6 मंथ तक वो वेट कर सकते हैं दूसरी डोज के लिए, क्योंकि पहली डोज के वैक्सीनेशन राउंड के साथ आपको 6 से 7 मंथ तक का प्रोटेक्शन मिलता है, वो भी 70% प्रोटेक्शन। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कुछ लोगों के मन में है, अगर किसी को कोविड हो रखा है और वो रिकवर भी कर चुका है तो उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा होगी या जिसने वैक्सीन ली हुई है उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा होगी? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है और आपने वैक्सीन ली हुई है तो वो ज़्यादा बेस्ट है, ज़्यादा प्रेफरेबल है और शायद आपको दूसरी डोज की ज़रूरत भी ना पड़े। उम्मीद करता हूं दोस्तों वैक्सीन को लेके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए जब तक आपकी वैक्सीन लगवाने की बारी नहीं आती। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल ब्लस इंस्टा को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।